फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम लोग करने जा रहे हैं BCOG 171 प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के ब्लॉक 2 के यूनिट 4 को आज हम स्टार्ट करेंगे, जो कि है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और जैसा कि आप सबको पता होगा कि अब तक हमने यूनिट 1, 2, 3 कंप्लीट कर लिया अपने प्रीवियस वीडियोज़ में। सो मेक श्योर कि आप पहले वो वीडियोज़ देख लें, तब यूनिट 4 स्टार्ट करें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने यूनिट 4 को, जो कि है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे पहले हमें देखना होगा इंट्रोडक्शन में क्या दे रखा है, ठीक है। हाँ, प्रीवियस यूनिट्स में हमने क्या देखा, लॉ डिमांड फंक्शन देखा, लॉ ऑफ डिमांड देखा, जिसमें हमें ये पता चला कि डायरेक्शन ऑफ चेंज क्या है। इफ़ द वैल्यू ऑफ एनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंजेस, ठीक है। हमारे केस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्राइस था और जो डिमांड था वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल था। ये हमने ऊपर यूनिट 3rd और 2nd में देख लिया, ठीक है। और जो प्राइस होता है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। प्राइस ही नहीं, मतलब जितने फैक्टर्स डिमांड को अफेक्ट करते हैं प्राइस और प्राइस के अलावा, वो सब इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और जो हमारा डिमांड है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हमें प्रीवियस यूनिट्स में ये पढ़ने को मिला कि डायरेक्शन ऑफ चेंज क्या है, ठीक है। बट इस यूनिट में हमें पता चलेगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज क्या है। फॉर एग्जांपल, इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स, अगर प्राइस किसी कमोडिटी की घटेगी तो ये तो हमें पता है कि क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो बढ़ेगी, बट कितने से बढ़ेगी, ठीक है, ये हमें नहीं पता है। तो टू मेजर द चेंज वी कैन मेक यूज़ ऑफ अनदर कॉन्सेप्ट, दिस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और इसी चेंज को मेजर करने के लिए हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टॉपिक को पढ़ना है। इन दिस यूनिट यू विल स्टडी द एक्सटेंट टू विच द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, इनकम ऑफ कंज्यूमर, प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज एक्सरसाइजेज इन्फ्लुएंस ऑन द क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। मतलब इस यूनिट में हमें ये पढ़ना है कि प्राइस में चेंज होने से, किसी कंज्यूमर के इनकम में चेंज होने से, प्राइस ऑफ अदर गुड्स में चेंज होने से प्राइस पे किस हद तक असर पड़ता है और किस रेशियो में, किस प्रपोर्शन में असर पड़ रहा है, ठीक है। हाउ मच, ये हमें पढ़ना है इस चैप्टर में, मतलब कितना चेंज आ रहा है क्वांटिटी डिमांडेड में। और यहाँ हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ना है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ना है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ना है, ठीक है। हमें फैक्टर्स भी पढ़ने हैं जिससे पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिपेंड करता है। इंपॉर्टेंस पढ़ना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पढ़नी है इससे रिलेटेड, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें इस यूनिट में कवर करना है। तो हमारा है, अब देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है। 4.2 अगले टॉपिक पे चलते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल टू अ गिवन चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। रिस्पॉन्सिवनेस मतलब वो कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है, कौन, डिपेंडेंट वेरिएबल, जो भी हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, डिमांड है। क्वांटिटी डिमांडेड हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल में हमारे कितना चेंज आ रहा है, कैसे, क्यों चेंज आ रहा है, क्योंकि जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें चेंज आ रहा है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में क्या क्या चीज़ें आएंगी हमारी, जितने भी फैक्टर्स अफेक्टिंग क्वांटिटी डिमांडेड थे, जैसे प्राइस ऑफ कमोडिटी, इनकम ऑफ कंज्यूमर, ठीक है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स और पॉपुलेशन था, है ना। ये सब जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं डिमांड को, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। बट जो हमारा डिमांड है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारा रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल बताता है टू अ गिवन चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। मतलब कितना चेंज आ रहा है, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल में इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज होने से, वो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है। इलास्टिसिटी ऑलवेज वर्कड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट चेंज, ठीक है। मतलब जो हमारा ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है और इलास्टिसिटी है, ये हमेशा हम परसेंटेज या फिर प्रोपोर्शन फॉर्म में हम मेजर करेंगे, ठीक है। It is important to remember that though the demand for a commodity is dependent on various factors, yet the law of demand states that the demand of a commodity is inversely related to its price, ठीक है। अब देखो, जैसा कि हम सबको पता है कि डिमांड ऑफ अ कमोडिटी जो है वो डिपेंडेंट है बहुत सारे फैक्टर्स पे। बट जो लॉ ऑफ डिमांड क्या स्टेट करता है कि जो हमारा डिमांड ऑफ अ कमोडिटी है वो इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल है उसके प्राइस के, ठीक है। दिस इज पॉसिबल बिकॉज द फैक्टर्स अदर देन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी आर अज्यूम्ड टू रिमेन अनचेंज्ड। अब देखो, लॉ ऑफ डिमांड में हमने पढ़ा है कि डिमांड ऑफ अ कमोडिटी जो है वो इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल है प्राइस के। अब ये ऐसा क्यों है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं तो हमने एक एजम्पशन पढ़ रखा है ना कि जो बाकी फैक्टर्स होते हैं प्राइस ऑफ कमोडिटी के अलावा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, पॉपुलेशन, मतलब साइज ऑफ पॉपुलेशन, तो ये सब चीज़ें जो है वो कांस्टेंट रहेंगी, मतलब सिट्रस पैराबिस, है ना। मतलब बाकी फैक्टर्स में कोई चेंज नहीं आएगा, रिमेन्स अनचेंज्ड। इन टेक्निकल टर्म्स सच ए सिचुएशन इज रेफर्स टू पार्शियल इक्विलिब्रियम अप्रोच, ठीक है। मतलब ऐसे इक्विलिब्रियम को हम क्या कहते हैं, पार्शियल इक्विलिब्रियम अप्रोच कहते हैं, ठीक है। It is called as partial because all the factors exercising influence on demand of a commodity are not allowed to change at the same time, ठीक है। और इसे हम partial equilibrium approach क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब डिमांड में हमारे चेंज आ रहा है ना, प्राइस में चेंज आने से, तब बाकी अदर फैक्टर्स जो कि डिमांड पे अफेक्ट करते हैं उस टाइम पे उन चीज़ों को कांस्टेंट रखा गया है, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। तो इसीलिए हम इस टाइप के
अप्रोच मतलब इक्विलिब्रियम अप्रोच को पार्शियल इक्विलिब्रियम अप्रोच कहते हैं, ठीक है। इट इज पॉसिबल टू एज्यूम दैट द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड द प्राइस ऑफ अदर गुड्स रिमेन्स अनचेंज्ड एंड वी कैन वर्क आउट अ रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी एंड द इनकम ऑफ कंज्यूमर हु डिमांड्स द कमोडिटी, ठीक है। ये भी पॉसिबल है कि हम प्राइस ऑफ कमोडिटी को और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स को अनचेंज मतलब कांस्टेंट मान लें और एक रिलेशनशिप फाइंड आउट करें किसके बीच में, डिमांड ऑफ अ कमोडिटी और इनकम ऑफ कंज्यूमर, मतलब उस कंज्यूमर के इनकम पे जो कि उस कमोडिटी को डिमांड कर रहा है। तो डिमांड ऑफ कमोडिटी और इनकम ऑफ कंज्यूमर के बीच में रिलेशनशिप निकालें, ठीक है। सिमिलरली वी कैन अज्यूम दैट द प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड इनकम ऑफ कंज्यूमर आर अनचेंज। वैसे ही हम मतलब ऐसे इन फैक्टर्स को अलग अलग जैसे कॉम्बो बना के कह लो, कॉम्बिनेशन बना के फिक्स्ड करके किसी के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। हम प्राइस ऑफ कमोडिटी और इनकम ऑफ कंज्यूमर को भी कांस्टेंट रख के रिलेशनशिप निकाल सकते हैं डिमांड ऑफ कमोडिटी और प्राइस ऑफ कमोडिटी का, है ना। The concept of elasticity, on the other hand, tries to quantify the relationship between demand of a commodity and the price of the commodity or income of consumer or income of the commodity other than the commodity in the question, ठीक है भैया। Price of related goods, but at a time only one of the three factors mentioned above allowed to change, keeping other unchanged। अब देखो elasticity of demand क्या कहता है, ये क्वांटिफाई कर रहा है मतलब क्वांटिटी में मेजर कर रहा है उस रिलेशनशिप को कि मतलब कितना चेंज आ रहा है, ठीक है। क्वांटिटी डिमांडेड में प्राइस में चेंज आने से या फिर इनकम में चेंज आने से या फिर प्राइस ऑफ अदर गुड्स में चेंज आने से, ठीक है। बट वही चीज़ है, देखो जो हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा कि एक फैक्टर कांस्टेंट रहेगा, यहाँ भी वही चीज़ कह रहा है कि मतलब इन तीनों फैक्टर्स में से चेंज सिर्फ एक में अलाउ किया जाएगा, बाकी जो दो फैक्टर्स हैं वो अनचेंज रहेंगे, वो कांस्टेंट रहेंगे। अकॉर्डिंगली देयर आर थ्री कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वी आर गोइंग टू कंसीडर इन दिस यूनिट। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इस यूनिट में हमें ये तीन इलास्टिसिटी पढ़नी है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। अब देख लेते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द रिलेटिव चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी रिजल्टिंग फ्रॉम अ गिवन चेंज इन इट्स प्राइस। बस सिंपल सी बात ये है कि प्राइस इलास्टिसिटी क्या बताता है कि कितना चेंज आया है क्वांटिटी डिमांडेड में, कितना चेंज आया है, ये सुन लो, रिलेटिव चेंज, ठीक है। क्वांटिटी मतलब प्राइस इलास्टिसिटी रेफर्स टू द रिलेटिव चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी रिजल्टिंग फ्रॉम अ गिवन चेंज इन इट्स प्राइस, ठीक है। मतलब प्राइस में चेंज आने से, उस कमोडिटी के प्राइस में चेंज आने से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आया है, ठीक है। रिलेटिव चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस। अब देखो हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैसे कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ इट्स कमोडिटी, वो हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो जाएगा, है ना। हाँ तो देखो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं P प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी डिवाइडेड बाय किसकी वजह से चेंज आ रहा है, तो आ रहा है परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी, ठीक है। तो इससे निकल के आएगा हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम लिखते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ED इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड with respect to percentage change in factors affecting demand, डिमांड के जो फैक्टर्स थे, फैक्टर्स, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। तो इससे हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकल के आता था, ठीक है। फैक्टर्स में क्या आ जाता था, प्राइस ऑफ कमोडिटी इटसेल्फ, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस और साइज ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये फैक्टर्स हैं, बट इस यूनिट में हमें सिर्फ तीन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ने हैं, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी। तो प्राइस इलास्टिसिटी हमने देख लिया कि डिमांड में कितना चेंज आ रहा है प्राइस में चेंज आने से, ठीक है, हाउ मच चेंज, वो हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है। उसको हम एक्सप्रेस ऐसे कर सकते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी इटसेल्फ, ठीक है। और इस पॉइंट पे बाकी अदर फैक्टर्स जितने भी हैं डिमांड को अफेक्ट करते हैं वो कांस्टेंट रहेंगे, अनचेंज रहेंगे, उनमें कोई भी चेंज अलाउ नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड था, देखो PED, ठीक है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनल चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड ऑफ कमोडिटी अपॉन प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी। बस इतना ही है हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब एक एग्जांपल दे रखा है, इसको समझ लेते हैं।
हाँ, तो देखो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने देखा कि हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। मतलब प्राइस में चेंज आने से डिमांड में कितना चेंज आया, मतलब कितने परसेंट चेंज आया है, वो हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से पता चलता है। ठीक है, अब देखो इस फॉर्मूले में जो हमने ये पढ़ा कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, अब इसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। परसेंटेज चेंज इन डिमांड कैसे निकालते हैं? चेंज इन डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन डिमांड अपॉन डिमांड इनटू 100। ठीक है, तो इससे परसेंटेज चेंज इन डिमांड निकलेगा। और परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकलेगा? चेंज इन प्राइस विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस इनटू 100 से हमारा परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकलेगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ एक एग्जांपल दे रखा है कि सपोज करो कि क्वांटिटी डिमांडेड जो है पहले 20 यूनिट था, जो बढ़ के अब 30 यूनिट हो गया। ठीक है, तो अब देखो हमें अगर चेंज इन डिमांड निकालना है, ठीक है, ये जो ट्राइंगल बना है इसे हम इकोनॉमिक्स में चेंज कहते हैं। ठीक है, ये चेंज रिप्रेजेंट करता है ट्राइंगल। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कैसे निकालेंगे? Q1 माइनस Q, मतलब जो हमारा नया क्वांटिटी डिमांडेड है माइनस पुराना क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, तो ये एग्जांपल है, इसमें हमारा नया क्वांटिटी डिमांडेड कितना 30, तो 30 माइनस 20 करके यहाँ पे अपॉन 20 से डिवाइड कर देंगे और इंटू 100 कर देंगे, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया 10 अपॉन 20 इंटू 100 कर लो। ठीक है, इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 20 इंटू 100। ठीक है, आप देख लेते हैं परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी जो है वो आप इज इक्वल्स टू परसेंट, मतलब चेंज इन प्राइस अपॉन प्राइस इंटू 100 होता है। अब जो क्वेश्चन था उसमें देखो प्राइस ऑफ कमोडिटी 3 यूनिट्स थी, गिर के 2 रुपीज़ हो गई है ना, 2 रुपीज़ पर यूनिट हो गई। प्राइस कम होने से डिमांड हमारा बढ़ा था, 20 यूनिट से 30 यूनिट हुआ था। तो अब चेंज इन प्राइस निकाल लेते हैं, तो P1 माइनस P, तो जो हमारा नया प्राइस है वो कितना है? 2 है, तो 2 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1, 1 अपॉन 3 होगा, है ना, माइनस 1 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ हमारा जो नया प्राइस है वो छोटा है, 2 माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 1। ठीक है, साइन बड़े वाले का लग गया। अब वो परसेंटेज चेंज इन प्राइस लिखते हैं अगर हम, कि तो भी चेंज इन प्राइस निकला, अब परसेंटेज चेंज इन प्राइस लिखना है, इज इक्वल्स टू चेंज इन प्राइस कितना है? माइनस 1 अपॉन प्राइस कितना था हमारा पहले? 3 था, 3 इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, अब यही प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। हाँ, तो देखो हमने परसेंटेज चेंज इन डिमांड निकाल लिया है 10 अपॉन 20 इंटू 100, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी निकाल लिया है माइनस 1 अपॉन 3 इंटू 100, है ना। तो अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला था परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, है ना। तो अब जब वैल्यू पुट कर देंगे तो 100 हमारे यहाँ कट जाएगा। ठीक, अब जो ये बचा, अब देखो यहाँ पे इस पेज पे क्या दे रखा है, जब हम इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे, ये जो हमने फॉर्मूला देखा परसेंटेज मतलब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन चेंज इन मतलब क्वांटिटी डिमांडेड इंटू 100, यहाँ पे इंटू 100 और इंटू प्राइस, जब 100 हमारा कट जाएगा तो चेंज इन डिमांड अपॉन डिमांड होल अपॉन चेंज इन प्राइस अपॉन प्राइस, ये बचा। ठीक है, जब अब ये जब ऊपर जाएगा हमारा तो चेंज इन डिमांड अपॉन डिमांड इंटू प्राइस अपॉन चेंज इन प्राइस हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे दे रखा है ये। ठीक, अब जैसे देखो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया गया है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि चेंज इन डिमांड अपॉन डिमांड इनटू प्राइस अपॉन चेंज इन प्राइस है ना। अब जो चेंज वाले हैं इनको हमने साथ में लिख लिया है, चेंज इन डिमांड और चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू चेंज इन डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस अपॉन 100। ये एक नया फॉर्मूला हमने यहाँ से डिराइव कर लिया, उसी फॉर्मूले से बस थोड़ा सा ऊपर नीचे करके ये फॉर्मूला निकला है। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। हाँ, तो अब देखो जब हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के जो फॉर्मूला जो हमने नया डिराइव किया है, इसमें जब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, है ना, तो हमारा ये इक्वेशन बन के आया 10 अपॉन माइनस 1 इंटू 2 अपॉन माइनस 20। तो अब जब 2 और 20 को कैंसिल करो 10 हो जाएगा, फिर 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा हमारा -1। अब जैसे यहाँ देख सकते हो आपकी जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो नेगेटिव आया है, जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है, विथ गोइंग इनटू डिटेल्स इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टेट दैट द मेथड टू फाइंड आउट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड गिवन अबव इज वैलिड ओनली फॉर अ स्मॉल चेंज इन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, अब ये जो हमने फॉर्मूला ऊपर देखा अभी, ये कब किस सिचुएशन में वैलिड है, जब हमें स्मॉल चेंजेस मतलब छोटे छोटे चेंजेस देखने को मिलेंगे प्राइस में और क्वांटिटी डिमांडेड में। ठीक है, और इस मेथड को हम क्या कहते हैं, पॉइंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ मेथड। ठीक है, हाँ, अब देखो जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, यहाँ तो -1 आया है, ये देखा हमने, है ना। जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इसकी वैल्यू जो है 0 से इन्फिनिटी तक वेरी कर सकती है। तो देखो यहाँ लिख रखा है प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू 0, प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। तो इसी क्लासिफिकेशन में मतलब ये जो वैल्यूज यहाँ से वेरी कर रही हैं, इसी में हमें 5
टाइप्स पढ़ने हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट टू इन्फिनिटी, जब प्राइस इलास्टिसिटी इन्फिनिटी हो, जब प्राइस इलास्टिसिटी हमारा 0 है, जब प्राइस इलास्टिसिटी हमारा मतलब 1 है, यूनिटरी है, जब प्राइस इलास्टिसिटी मोर देन 1 है, और जब प्राइस इलास्टिसिटी हमारा लेस देन 1। ठीक है, तो ये 5 कंडीशन हमें पढ़नी है। हाँ देखो यहाँ सिंपल दे रखा है, जब प्राइस इलास्टिसिटी हमारा इज इक्वल्स टू 1 होता है, मतलब जितना हमारे प्राइस में चेंज आया है उतना ही हमारी डिमांड में भी चेंज आ रहा है, तो उसे हम यूनिटरी इलास्टिक कहते हैं। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू 1, और जिसका ग्राफ आप देख सकते हो डाउनवर्ड्स बना है, लेफ्टवर्ड से राइटवर्ड की तरफ। ठीक है, और जब हमारा प्राइस इलास्टिसिटी 0 होता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब जैसे प्राइस में चेंज आने से डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, और जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू 0 है, मतलब प्राइस में चेंज आने से डिमांड में कोई असर ही नहीं पड़ रहा। ठीक है, जैसा कि यहाँ ग्राफ दे रखा है, जो इसको अगर हम ध्यान से देखें तो देखो प्राइस जो, जब प्राइस P1 जो है, ठीक है, जो ऊपर प्राइस दे रखा है यहाँ पे, अब जब प्राइस इतना था तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारी फिर भी इतनी थी, और जब प्राइस घट गई तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाना चाहिए था ना, बट क्वांटिटी डिमांडेड में कोई चेंज नहीं आया, क्वांटिटी डिमांडेड एज इट इज यहीं की यहीं है ना। तो वही कह रहा है कि प्राइस में कितना भी चेंज आ जाए बट क्वांटिटी डिमांडेड में जब चेंज नहीं आता है तो उसे हम प्राइस इलास्टिसिटी मतलब इन इलास्टिक कहते हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक, मतलब कोई चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, परफेक्टली इन इलास्टिक, प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू 0। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे क्या है, 0 है, मतलब डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इसे हम परफेक्टली इन इलास्टिक कहते हैं। अब इलास्टिक और इन इलास्टिक हमें पता है, जैसे प्लास्टिक जो होती है वो इलास्टिक होती है, मतलब रबड़ वाली चीज़ है जो स्ट्रेच हो जाती है ना, तो स्ट्रेच हो जा रही है, चेंज आ रहा है उसमें, तो वो इलास्टिक हुआ। इन इलास्टिक जो जिसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है ना, तो ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे 0 है, मतलब प्राइस में चेंज आने से हमारे डिमांड में थोड़ा भी चेंज नहीं आ रहा, डिमांड हमारा कॉन्स्टेंट है, तो वो हमारा प्राइस परफेक्टली इन इलास्टिक हो गया। यूनिटरी भी देख लिया हमने, परफेक्टली इन इलास्टिक भी देख लिया, परफेक्टली इलास्टिक देखते हैं। अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी क्या है, इन्फिनिटी है ना, मतलब प्राइस में थोड़ा भी चेंज नहीं आ रहा है बट हमारे क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर प्राइस यहाँ पे हमारी 30 है तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारी पहले 100 थी, फिर अब 200 है, तो मतलब क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती जा रही है। तो प्राइस में चेंज नहीं आने से जब क्वांटिटी डिमांडेड हमारी बढ़ रही है तो वो हमारी परफेक्टली इलास्टिक होगी। ठीक है, जब चेंज नहीं आता है तो परफेक्टली इनइलास्टिक, चेंज आता है तो परफेक्टली इलास्टिक। जब दोनों में सिमिलरली चेंज आ रहा है, मतलब सिमिलर चेंज आ रहा है, क्वांटिटी मतलब परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो है वो बराबर है परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी के, तो वो हमारा यूनिटरी होता है। परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो है वो बराबर है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो जब बराबर होता है तो उसे हम यूनिटरी कहते हैं, ये भी हमने देख लिया। और जब परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो है वो ज़्यादा है क्वांटिटी डिमांडेड से तो उसे हम वो कहते हैं रिलेटिवली इलास्टिक। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, जब प्राइस हमारा P1 था तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारा Q1 है, जब प्राइस हमारा घट के P हो गया तो क्वांटिटी डिमांडेड Q से Q1 से Q हो गया। तो देखो प्राइस में कितना चेंज आ रहा है, इतना चेंज आ रहा है, और क्वांटिटी डिमांडेड हमारा बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है ना। तो वही कह रहा है जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो ज़्यादा हो 1 से तो उसे हम रिलेटिवली इलास्टिक कहते हैं या फिर हाईली इलास्टिक कहते हैं। ठीक है, और जब वही 1 से कम हो तो उसे हम रिलेटिवली इन इलास्टिक कहते हैं। जैसे अब यहाँ पे प्राइस में ज़्यादा चेंज आ रही है बट डिमांड में एकदम थोड़ा चेंज आ रहा है, तो इसे हम रिलेटिवली इन इलास्टिक कहेंगे। तो यही 5 केसेस थे जो हमें यहाँ पढ़ने थे। तो अब इन फिगर्स को अगर हम ये मतलब ऐसे ये चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इस एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से, चाहे प्राइस पूछ ले, चाहे इनकम पूछ ले, चाहे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूछ ले, तो आपको ये सारे फिगर्स बना के उसे एक्सप्लेन करना होगा विद एग्जाम्पल। ठीक है, और ग्राफ भी बनाना होगा। तो अब जैसे देखो इन सबको अगर हम कंक्लूड करें तो हमने देखा कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है हमारे 5 तरीके के होते हैं, है ना। जब हमारा डिमांड में कोई चेंज नहीं आता, प्राइस में चेंज होने से डिमांड में कोई चेंज नहीं आता तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है। ठीक है, पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, प्राइस भले यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो, डिमांड हमारा कांस्टेंट यहाँ है, तो ये हमारा ईडी इज इक्वल्स टू 0 वाला लाइन है जो रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ईडी इज इक्वल्स टू 0 जिसे हम कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक। फिर जो हमारा कांस्टेंट था मतलब परफेक्टली इलास्टिक, ये इन इलास्टिक, ये हमारा इलास्टिक था। जब मतलब प्राइस में थोड़ा भी चेंज नहीं आने से डिमांड हमारा चेंज हो रहा है तो वो परफेक्टली इलास्टिक था, है ना। तो वो हमारा ये था। और एक और हमने देखा, एक था ईडी इज इक्वल्स टू 1, मतलब जितना प्राइस में चेंज आ रहा है उतना हमारा क्वांटिटी डिमांडेड में भी चेंज आ रहा है, वो ये था। ठीक है, और एक था हमारा मोर देन 1, एक लेस देन 1। ये ईडी जो है हमारा प्राइस आई दिखा रही हूँ। ठीक है, प्राइस इलास्टिक इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी था, जब प्राइस में चेंज नहीं आने से डिमांड में चेंज आ रहा था। ये हमारा था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो था, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, जब डिमांड में चेंज नहीं आ रहा था। और ये ईडी इज इक्वल्स टू 1 था, 1 मतलब जितना प्राइस में चेंज आ रहा था उतना डिमांड में चेंज आ रहा था। ये हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू नहीं मोर देन 1, जब हमारे प्राइस में ज़्यादा चेंज आ रहा था, डिमांड में कम चेंज आ रहा था। और ये ईडी इज इक्वल्स टू लेस देन 1। ठीक है, लेस देन 1 मतलब प्राइस में ज़्यादा चेंज आ रहा था और डिमांड में कम चेंज आ रहा था। तो ये हमारा 5 फिगर है, देख रहे हो 0 से बढ़ रहा है, पहले 1 से छोटा है,
फिर बढ़ के 1 हुआ, 1 से ज़्यादा हुआ और इन्फिनिटी, मतलब बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है डिमांड में। ठीक है, तो ये हमारा डिमांड और प्राइस इलास्टिक मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का हमने पांचों केस भी देख लिया। ये फिगर याद रखोगे तो ये पांचों टाइप याद रहेंगे आपको। ठीक है, फिर बस एग्जांपल से आपको पेपर में एक्सप्लेन करना होगा बस। अब इस कर्व से एक लाइन आपको याद रखनी है, फ्लैटर द कर्व मोर इट इज इलास्टिक। जितना फ्लैट कर्व होते जाएगा वो उतना इलास्टिक है, जितना कम फ्लैट है, ये फ्लैट नहीं है ये वर्टिकल है, तो वो उतना इन इलास्टिक है। अब जैसे ed इज इक्वल टू 0 को तो हम इन इलास्टिक ही कहते हैं ना, और जितना इन्फिनिटी है मतलब जितना फ्लैटर द कर्व है उतना वो इलास्टिक है, तो वो परफेक्टली इलास्टिक हुआ। ये लाइन आपको याद रखनी है, फ्लैटर द कर्व मोर इट इज इलास्टिक। ये फिगर और ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। तो आप देख लेते हैं, ये कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दे रखे हैं, इसको सॉल्व करने के बाद अपने अगले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे चलते हैं, जो कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। ठीक है, हाँ तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि व्हाई डू वी इग्नोर द माइनस साइन इन कैलकुलेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ कोफिशिएंट। प्राइस इलास्टिसिटी कोफिशिएंट है ना, तो अब देखो जैसा ऊपर हमने पढ़ा था कि हाँ यही पढ़ा है, देखो -1 आया था। इन दिस केस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नेगेटिव विच इंडिकेट्स एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो ये हम सबको ही पता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में तो इनवर्स रिलेशनशिप होता है। क्यों? क्योंकि प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड घटता है, और प्राइस घटता है तो प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ता है, तो इनवर्स रिलेशनशिप ही होता है। तो नेगेटिव को हम इग्नोर नहीं करते हैं, देखो यहाँ बता रखा है माइनस साइन को हम इग्नोर नहीं करते हैं, बट अगर सारे साइन सेम हैं तब हम इग्नोर करते हैं। क्यों? क्योंकि प्राइस और जो डिमांड है हमारी उसका इनवर्स रिलेशनशिप होता है, तो जो कोफिशिएंट है वो हमेशा नेगेटिव साइन ही आएगा, है ना। अब फॉर द कन्वीनियंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग सेकंड हमारा रीज़न ये है कि जो -1 है वो हमेशा बड़ा होता है -3 से। अब जैसे हमने नंबर लाइन पढ़ाई है ना, ये होता है, और यहाँ पे हमारा 0 होता है, और 0 के इधर 1 2 3 4 हम लिखते हैं ना, और 0 के इधर -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, हाँ तो माइनस में ये चीज़ हमें ध्यान रखना होता है कि जितनी बड़ी साइन होती जा रही है, मतलब छोटी वाली वैल्यू जो 0 के पास है ना, इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। ठीक है, बाकी नंबर से, मतलब -10 और -1 में बड़ी वैल्यू कौन सी होगी? -1 बड़ी होगी। ठीक है, और यहाँ कुछ भी कर लो, -10 हो चाहे -20 से कंपेयर करें तो भी हमारा -1 ही बड़ा होगा। बट 1 2 3 4 में हमारा नॉर्मल जो पॉजिटिव साइंस होती हैं उसमें बड़ी आगे वाली वैल्यूज़ बड़ी होती हैं। 4 5 6 1 से कंपेयर करोगे तो वो वैल्यूज़ बड़ी होती हैं, बट नेगेटिव में अपोजिट होता है। ठीक है, जितना छोटा फिगर उतना बड़ा वैल्यू। ठीक है, और जितना बड़ा फिगर उतना कम वैल्यू माइनस में ही होता है। तो ये दो रीज़न से हम जब सारे साइंस सेम होते हैं हमारे तो हम इग्नोर करते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है कि जो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व होती है और जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर्व होती है, क्या वो दोनों सेम चीज़ होती है? बट ऐसा नहीं है। ठीक है, आंसर नो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नॉट सेम थिंग एज द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, ऑफन द टू आर कंफ्यूज। ठीक है, दोनों में कंफ्यूजन होती है। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व जो होती है वो एब्सोल्यूट चेंज इन प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड बताती है। ठीक है, एब्सोल्यूट चेंज, ये चीज़ यहाँ ध्यान रखने वाली है। ठीक है, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व क्या बताती है? एब्सोल्यूट चेंज, और जिसको हम डिनोट किससे करते हैं, मेजर कैसे करते हैं? एब्सोल्यूट प्राइस अपॉन एब्सोल्यूट क्वांटिटी। ठीक है, और वहीं जब हम स्लोप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर्व देखें तो वो रिलेटिव चेंज बताती है, जब हम उसको रिलेट करते हैं प्राइस से। ठीक है, इलास्टिसिटी विल डिफर ऑन डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ कर्व। अब जैसे हमने यहाँ पे देखा इलास्टिसिटी का कर्व देखे थे हम, कहाँ गया? ये हमने कर्व देखा था यहाँ पे। तो अब जो ये फिगर्स है इसमें ये जो अलग अलग पॉइंट्स है, यहाँ पे कुछ और वैल्यू, यहाँ पे कुछ और वैल्यू, यहाँ पे कुछ और वैल्यू होगी ना, तो वही कह रहा है इलास्टिसिटी विल बी डिफरेंट ऑन डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ कर्व। ठीक है, एक्सेप्ट व्हेन द कर्व इज वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। जब वर्टिकल स्ट्रेट लाइन रहेगी और हॉरिजॉन्टल रहेगी, इन दोनों सिचुएशन को छोड़ के हर जो ये हमारी कर्व होती है, ठीक है, इलास्टिसिटी की कर्व होती है, बाकी जो 3 कर्व है ये, इनमें हर कर्व पे अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों चेंज मतलब दोनों कर्व सिमिलर नहीं होते, अलग अलग होता है। डिमांड कर्व में हमें एब्सोल्यूट चेंज देखने को मिलता है, एब्सोल्यूट प्राइस अपॉन एब्सोल्यूट क्वांटिटी डिमांडेड, और रिलेटिव चेंज हमें देखने को मिलता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। ठीक है, अब एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें कंज्यूमर स्पेंड्स 40 रुपीज ऑन अ गुड एट ए प्राइस ₹1। जब कोई कमोडिटी 1 रुपए की थी तो कंज्यूमर 40 रुपए उस पर खर्च कर देता था, और जब वही कमोडिटी बढ़ के 2 रुपए हो गई तब कंज्यूमर उस पर 60 रुपए खर्चा कर रहा है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का हमने फॉर्मूला ऊपर देखा ही था। ठीक है, देखो यहाँ हमने देखा था, ये रहा, देखो होता है परसेंटेज चेंज इन डिमांड विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और जब हम इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, और यहाँ ये 100 कट जाता है जब हमारा। ठीक है, और इसको फिर हम ऐसे ये फॉर्मूला निकल गया, मतलब चेंज इन डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू डिमांड। ठीक है, तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पुट करके वैल्यूज पुट करके आंसर आएगा। देखो चेंज इन डिमांड हमारा 10 है, चेंज इन प्राइस हमारा 1 है, और प्राइस हमारा 1 है, और क्वांटिटी डिमांडेड हमारा 40 है। ठीक है, देखो क्वांटिटी डिमांडेड 40 गिवन ही है, प्राइस गिवन ही है 1 है। ठीक है, चेंज इन प्राइस
2 - 1, नया प्राइस 2 है, ओल्ड पुराना प्राइस 1 है, तो 2 - 1 1 हो जाएगा, चेंज इन प्राइस 10 हो गया। ऐसे ही फॉर्मूले में पुट करके आंसर निकाल लेना, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारा आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब देखो जैसे यहाँ पे क्या है, डिमांड इज लेस देन यूनिट इलास्टिक। अब देखो जैसे आंसर क्या आया हमारा 0.5 आया है। अभी हमने देखा कि जो ये हमारी अब 0.5 है, मतलब 1 यहाँ है, 0 यहाँ है, तो 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है, यहाँ आएगा ये वैल्यू कहीं। ठीक है, तो अब देखो 1 से तो छोटा है ना, तो ये जो ग्राफ इसका बनेगा वो ये 1 है, 1 अगर होता 1 के बराबर होता प्राइस इलास्टिसिटी तो वो ऐसे बनता। ठीक है, बट वो 1 से छोटा है तो कुछ ऐसा बनेगा, 1 से छोटा। प्राइस इलास्टिसिटी इज लेसर देन 1। ठीक है, तो इसे हम इन इलास्टिक कहते हैं। देखो प्राइस इलास्टिसिटी इज लेसर देन 1 जो था हमारा, उसे हम इन इलास्टिक कहते हैं। देखो रिलेटिवली इन इलास्टिक यहाँ है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डिक्लाइन इन द प्राइस ऑफ अ गुड्स वाई बाई ₹5 कॉजेज एन इंक्रीज ऑफ 20 यूनिट्स ऑफ इट्स डिमांड विच गोज अप टू 50 यूनिट्स। ठीक है, प्राइस का डिक्लाइन दे दिया है, मतलब प्राइस घट रहा है, चेंज दे दिया है। ठीक है, मतलब चेंज इन प्राइस हमारा 5 है, ये गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, चेंज इन प्राइस हमारा 5 हो गया, और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी गिवन है कि 20 है। ठीक है, अब जैसे देखो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड 20 है और क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गया है, क्यों? क्योंकि प्राइस जो है हमारा घट गया है 5 रुपए से, तो 20 रुपए बढ़ा है, मतलब पहले क्वांटिटी डिमांडेड हमारा 30 रहा होगा, तभी तो बढ़ के 50 हो गया है। ये बेसिक सी बात है। ठीक है, कि 20 बढ़ा है और पहले मतलब बढ़ के 50 हो गया है, तो पहले 30 रहा होगा क्वांटिटी डिमांडेड, और जब 5 रुपए सस्ता हो गया चीज़ तो हमने 20 यूनिट और परचेज कर लिया उसको कमोडिटी की, तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारी हो गई 30, और चेंज इन प्राइस 5 दे ही रखा है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड 20 हो ही गया। ठीक है, और चेंज इन प्राइस देखो तो न्यू प्राइस इज ₹15। अब 5 हमारा बढ़ाई था और 15 हमको प्राइस दे दिया, नया प्राइस। तो जो नया प्राइस था ये, उसमें हमने 5 बढ़ा दिया, तो अब एक्चुअल प्राइस हमारी ₹20 हो गई। अब फॉर्मूले में अगर हम पुट कर लें, तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा? चेंज इन डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस अपॉन डिमांड, यही होता है ना, प्राइस अपॉन डिमांड। ठीक है, अब चेंज इन डिमांड हमारा कितना दे रखा है? 20 दे रखा है, तो 20 लिख देंगे यहाँ। ठीक है, चेंज इन प्राइस हमारा 5 है, 5 लिख दो, गिवन ही है। प्राइस भी गिवन निकाल लिया हमने, 20 होगा नया प्राइस, तो 20 लिख लो, और क्वांटिटी डिमांडेड हमारा 30 है। अब इन सब वैल्यूज को जब सॉल्व करेंगे 2.6 आया, मतलब 1 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है, तो इसका कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि वो ग्रेटर देन 1 है। देख रहे हो, ये ग्रेटर देन 1 है, तो मतलब ये हमारा हो गया रिलेटिवली इलास्टिक, ये रहा ग्रेटर देन 1 का केस। ठीक है, ऐसे ही अगला क्वेश्चन है कि तो प्राइस इलास्टिसिटी ही इसमें गिवन है। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी हमारा 2 गिवन है, और जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस है वो गिवन है हमारा 5 के। ठीक है, मतलब जो फॉर्मूला होता है हमारा परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस होता है। ठीक है, इज इक्वल्स टू प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, अब देखो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड गिवन है कि वो 2 है, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी गिवन है, ये भी दिया हुआ है कि 5 है, ये 2 है, और ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ x अगर रख लेंगे, और जब यहाँ हमारा 2 गिवन है, यहाँ 5 गिवन है, तो जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की वैल्यू 10 आ जाएगा, मतलब 10%। ठीक है, मतलब ये हुआ हमारा 10%। ठीक है, अब देखो इससे कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि 5% अगर प्राइस में चेंज होगा तो हमारा क्वांटिटी डिमांडेड में 10% चेंज आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस गिवन थे हमारे, ये हमने देख लिया। अब चल ठीक है, तो इसी के साथ खत्म होता है हमारा ये टॉपिक यहीं पे। आई होप कि आपको आज के सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे, और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ थोड़ा भी अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से लोगों तक शेयर करें, और हमारे साथ ऐसे ही फर्दर पढ़ते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।